वक़्त से पहले प्राइसेस बढ़ गई हैं। ये जो ना मिनी बजट हर रोज़ आ रहा है, किसी चीज़ को भी उठा के देखेंगे उसकी प्राइस जो है ना डे बाई डे अप जा रही है। हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों में भी जाएं जो हाईटेक इंडस्ट्री है, यानी सर्जिकल है, उसमें हम ज़रूर काम कर रहे हैं, लेकिन सर्जिकल के अंदर भी बड़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। डॉलर का रेट जो है ना आज फ़र्ज़ किया हमने 290 में लिया है, कल वो 310 पे होगा या 320 पे होगा। ऐसे ही हमने उसकी फोरकास्ट ही नहीं कर सकते। हम इस तरफ क्यों नहीं जाते कि हम अच्छे कंप्यूटर्स बना लें, हम अच्छे सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर लें। जो लेबर काम कर रही थी कितनी देर आप बैठा के उसको पैसे देंगे? जितनी लेबर फारग हो रही है उतना ही जो है ना क्राइम की रेशो बढ़ रही है। क्या IMF से हमें कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमारे पैसे हम वापस करेंगे, नहीं करेंगे? पूरा पाकिस्तान जितनी भी ज़राई ज़मीन है ना जिसमें कोई पोटेंशियल था ना जगह का, वो शहरों में जो नज़दीक तरीन शहरों में था वो सारे का सारा जो है ना कॉलोनियाँ बन गया। पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी जो है डॉक्टर साहब मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग इधर से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। ये जो जितने भी आपके जो ना अपना शॉपिंग मॉल है बड़े बड़े, ये सारा इंपोर्टेड गोश्त बेच रहे हैं। जितनी देर तक इस मुल्क में स्मगलिंग ख़त्म नहीं होगी उतनी देर तक हमारे मामला ठीक नहीं होंगे। हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट है ना वो रुकी हुई इस वजह से रुकी हुई है कि इनकी प्राइसेस बिजली की वजह से प्राइसेस बहुत ऊंची चलेगी। कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, LC नहीं खुल रही। प्यारे वेखन वालिओ, साडे कौमी बजट की आमद है ते साहिबो अजकल असी अपने कारखानेदारां नूं, सनअतकारां नूं, कारोबारी हज़रात नूं, मईशतदानां नूं ते पाकिस्तान दे आम शहरीआं नूं ये सवाल पूछ रहे हैं कि साडा आइंदा वफाकी बजट, वफाकी मीज़ानिया किस तरह का होना चाहिए है। अज असी फिर तुहानूं मिलवा रहे हैं गुजरांवाला ईवान सनअत व तजारत दे कुछ साबक सदूर दे नाल। आओ उन्हां तो पुछने हैं कि साडी हुकूमत नूं आइंदा वफाकी मीज़ानिया 2023-2024 दे माली साल दा जिहड़ा साडा बजट है वो किस तरह का बनाउणा चाहिए है। आओ तुहानूं सुनवाइए अपने इन्हां दोस्तां दियां आरा। ये जो हमारे मुल्क की इस वक्त मुआशी हालत है, सनतें ज़वाल पजीर हैं, लोग जो हैं उनके कारखाने बंद हो रहे हैं, वो तो अपने बंदों को छुट्टियां दे रहे हैं, फैक्ट्रियों से मज़दूरों को निकाला जा रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है। कारोबार चलेंगे, फैक्ट्री चलेगी तो फिर ही लोगों को कारोबार और रिज़्क मिलेगा ना जी, रोज़गार मिलेगा। तो जो मुल्क की सनती ज़बू हाली है इसको बूस्टअप करने के लिए, इसको वापस बहाल करने के लिए, सनती तरक्की की राह पर डालने के लिए इस बजट में हमारे वज़ीर ख़जाना साहब, हमारे वज़ीर आज़म को क्या करना चाहिए? देखिए, हमने अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स से बहुत सारी इनको तजावीज़ भेजी हैं जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कहीं काउंट फार ही नहीं होती। चाहिए कि इसके ऊपर बड़ी लंबी डिबेट हो जी, इस्लामाबाद में हो, लाहौर में हो, कहीं भी हो, पता तो चले ना कि हो क्या रहा है। जी, तो मतलब जो वक़्त से पहले प्राइसेस बढ़ गई हैं। यह जो ना मिनी बजट हर रोज़ आ रहा है। आप किसी चीज़ को भी उठा के देखेंगे उसकी प्राइस जो है ना डे बाई डे अप जा रही है। बिकॉज आपके डॉलर की जो है ना फ्लक्चुएशन जो है ना इस मुल्क को लेके बैठ गई है। हर चीज़ जो है ना पाकिस्तान का कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो इम्पोर्टेड ना हो। हमारी जो मेन क्रॉप्स थी वो थी गंदम है, कपास है, चावल है जी। चावल अल्लाह के फजल से हमारा काम जो है ना ठीक जा रहा है। गंदम की प्राइस जो है ना 4,500 जा रही है, लेकिन आप ये देखें कि अल्लाह के बंदे इंटरनेशनल प्राइस जो है वो उससे कम जा रही है, 3,000 पे जा रही है। तो ये डिफरेंस कौन पूरा करेगा? हमारी जितनी भी एक्सपोर्ट है ना वो रुकी हुई इस वजह से रुकी हुई है कि इनकी प्राइसेस बिजली की वजह से प्राइसेस बहुत ऊंची चलेगी। कुछ हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, LC नहीं खुल रही।
जितनी देर तक मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आती, डॉलर का रेट जो है ना, आज फर्ज किया हमने 290 में लिया है, तो कल वो 310 पे होगा या 320 पे होगा, ऐसे ही हमने उसकी फोरकास्ट ही नहीं कर सकते, तो कौन माल मंगवाएगा। सो ये है कि इसके ऊपर बड़ी सिंपैथेटिकली, बड़े ठंडे दिल से जो है ना, एक दिन में ये डिबेट नहीं होनी चाहिए, बाहर बंदे को स्पीक करने का टाइम दिया जाए और उनकी बात सुनी जाए, जो समझ में आ जाए वो रख लें, जो नहीं आती उसको छोड़ दें। ये गवर्नमेंट मतलब जो ना किसी को नहीं बुलाया, सिर्फ प्रपोजल हमने भेज दी हैं, प्रपोजल चल रही हैं, किसी पे सेल टैक्स बढ़ा दिया, किसी पे कम कर दिया, किसी पे कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। जितनी देर तक कारोबारी बंदे को तफज ना हो ना, उतनी देर तक ये काम नहीं चल सकता। आप देखें ना कि जो लेबर काम कर रही थी, कितनी देर आप बैठा के उसको पैसे देंगे, नहीं देंगे। और जितनी लेबर फारग हो रही है, उतना ही जो है ना क्राइम की रेशो बढ़ रही है, उसको रोकना अच्छा ज़रूरी है। ये मुल्क की सलामती के लिए और मुस्तहकम होने के लिए ज़रूरी है। कागजी तौर पे हमें समझ आ रही है कि भाई आज ठीक हो रहा है, IMF से ये मुआदा हो रहा है, ये हो रहा है। आप देखें ना कि आगे जून को अपना बजट आ रहा है, तो पता ही नहीं कहाँ है बजट, क्या आएगा, क्या IMF से हमें कोई मिलेगा, नहीं मिलेगा, हमारे पैसे हम वापस करेंगे, नहीं करेंगे, ये हालात जाने, इसमें क्या कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं हजूर कि हर मुल्क में जब बजट आते हैं, सालाना बजट अनाउंस किया जाता है, तो आपके काइंड नोटिस में भी होगा कि वहाँ के जो बड़े बड़े सनतकार हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर्स जो हैं, उनको बाकायदा बुलाकर उनसे मुशावरत की जाती है, उनसे तजावीज़ मांगी जाती हैं। तो आप फरमा रहे हैं कि आपको किसी को बुलाया ही नहीं गया। कम से कम जितने चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं पाकिस्तान में, हर शहर के या डिवीज़न के मेन जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है उसको तो बुलवाना चाहिए था। बड़े बड़े जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बुलवाना चाहिए था। उनकी तजावीज़ मनसूबा साजी के लिए बड़ी अहम होती हैं, अगर उनसे सुनी जाती, उनसे मांगी जाती। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए करते जा रहे हैं कि ये जल्दी से जल्दी बजट अनाउंस करना चाहते हैं कि बजट हमारी हुकूमत दे दे। सिर्फ मौजूदा हुकूमत का सिर्फ एक ही मतमा नज़र है कि बजट हम दे दें। चलें, अब तो इमरान खान साहब जो हैं वो काफ़ी पीछे चले गए। अब उन्होंने कहाँ, इलेक्शन भी नहीं अभी करीब में होते दिखाई दे रहे, ना वो बजट तो अब अगले साल ही दे सकेंगे, वो भी अगर इलेक्शंस हुए। तो अभी तो इन्होंने ही बजट देना है। तो इनको कम से कम ये चाहिए कि अब ये कितनी देर ये कहते रहेंगे कि इमरान खान हमारे आगे बरूदी सुरंगें बिछा गया। सर लोग मर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं, एक्सपोर्ट कम हो रही है, तो क्या गवर्नमेंट करे। देखें ना, आपने अभी फरमाया कि एक्सपोर्ट इसलिए नहीं बढ़ रही कि आपकी वाकई कीमत जो है प्रोडक्ट की वो इतनी ज़्यादा हो गई हुई है, बिजली इतनी महंगी है, सुई गैस महंगी है, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना महंगा है, आपकी प्रोडक्ट इतनी कीमती इधर ही बन जाती है कि आलमी मंडी में आप बेच ही नहीं सकते। आपसे कम कीमत पे बांग्लादेश अपनी सारी कॉटन की शर्टें बेच रहा है, दीगर टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स बेच रहा है। आपसे कम कीमत पे सारा चाइना जो है वो चीज़ें बेच रहा है। तो आपकी महंगी फिर कौन ख़रीदेगा। इस तरह तो मुल्क तबाह हो जाएगा मईशत हवाले से, माशी हवाले से। जैसे आपने फरमाया ना कि बांग्लादेश भेज रहा है जी, और यार वियतनाम भेज रहा है जी, और जो ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वियतनाम से आ रही हैं। हाँ, अब मुल्क जो आप देखेंगे भी चाइना बेच रहा है, बांग्लादेश बेच रहा है, 100 में 100 के श्रीलंका की चीज़ें यहाँ आके बिक रही हैं, हालांकि वो डिफ़ॉल्ट कर गया था, हाँ, इसके बावजूद वो बेच रहा है यहाँ पे। सो ये है कि मैंने पहले भी गुजारिश की है कि कारोबारी लोगों को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। फार्मर नहीं, ऐसे नहीं कर रहे कि भाई मीटिंग होगी ख़त्म होगी, इनका सेशन हो, बकायदा स्पीकर जो है वो बोलें, हाँ, अपना अपना जो ना मुद्दा बयान करें, जो काम की चीज़ हो आप रख लें, जो काम की नहीं है उसको छोड़ दें। बिल्कुल ऐसा। मतलब जो ना आपके हक में जो जा रही है, जो मुल्क की बेहतरी के लिए जा रही है, उसको अडॉप्ट कर लें। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि किसी ने जो है ना नहीं। अब ये देखें कि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान वो भी एक ऐसा रोल अदा कर रहे हैं ना होने के बराबर है। याद होगा कभी आपने सुना होगा कि डेलीगेशन गया, उसके साथ फेडरेशन का प्रेसिडेंट गया है, उसके साथ एक डेलीगेशन जाता था, MOU साइन होते थे। चले कितने भी साइन हो,
उसमें से कोई ना कोई तो ऑन होते थे ना, कभी किसी के साथ लाइजन हो जाता था तो वो काम चलता था। अब तो मतलब जो ना ऐसे डमी चैम्बर भी काम कर रहे हैं और फेडरेशन भी काम कर रही है। चाहिए कि इसको जो है ना प्रमोट किया जाए, इन लोगों की सुनी जाए, इनको बिठाया जाए। उसका सेशन इस्लामाबाद में रखें, कराची में रखें, लाहौर में रख लें, 3 जगहों पे रख लें, अलग-अलग लोग बोलें, स्पीकर बोलें। तो हमारे पास भी कई दफ़ा कुछ बंदे आते हैं, अपने काम की बात करते करते सड़क से उतर जाते हैं, हम उनको भी ऑन बोर्ड लेते हैं और उनकी सुन के जो हमारे काम की चीज़ें हम ले लेते हैं। तो ये चाहिए कि गवर्नमेंट को जो है ना हमारी प्रपोजल पर गौर करें। बहुत जल्दी बजट आने वाला है, बड़े थोड़े दिन अपना रह गए, 5, 6, 7 दिन रह गए हैं। तो मेहरबानी करके अभी भी इनको सुन लें तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए, नहीं तो बाद में जो है ना अनामली होगी। अनामली के लिए किसी को आपके मतलब की चीज़ है तो आपने करवा ली, मेरी मतलब की चीज़ है तो मैंने करवा ली। कौन किसके पास इतना टाइम है कि इनके पास जो है अनामलियों में जाता रहे, तो वहाँ अपॉइंटमेंट मिलती है नहीं मिलती। तो ये तो देखने वाली बात है। ये तो वज़ीर ख़जाना को चाहिए था ना कि वो इसको प्रॉपरली देखता, और उसकी जो टीम काम कर रही है, अल्लाह करे किसी मुल्क को जो है ना कि सही रास्ते पे ले जाएं। अगर बिजली का, लेबर का, या अपनी जो है ना आप ये देखें कि ट्रांसपोर्ट का किराया इतना बढ़ गया है, मेडिसिन का रेट इतना बढ़ गया है कि आप सोच नहीं सकते। और किसी को जो है ना ये फ़ायदा नहीं हो रहा है, मुल्क का, पूरे मुल्क का नुकसान हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इनको हर तरीके से जो है ना अपना ख्याल करना चाहिए कि मुल्क को कैसे हम सीधे रास्ते पे ले जा सकते हैं। हमारी कबास अगर पूरी हो जाती तो कहाँ गई हमारी कबास? हमारी कबास होती ही नहीं है। देखिए, जो चीज़ें हमारे पास फ़र्ज़ किया मैंगो था, पूरा प्रॉपरली उसको एक्सपोर्ट करें, कुछ ना कुछ तो रेवेन्यू आएगा। बिल्कुल आ सकता है, आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हमारी जो भी अब चने हैं हम अपना कनाडा से मंगवा रहे हैं, काबली चने जो कनाडा से मंगवा रहे हैं, वाई नॉट इन पाकिस्तान? हालांकि ये ज़री मुल्क है, ज़री मुल्क है। ज़राअत का इन्होंने बेड़ा कर तो खुद कर दिया कि जितने भी है ना कॉलोनियाँ बन गई, कॉलोनियाँ बन दी गई। इन कॉलोनियों को स्टॉप किया जाए, खुदा का वास्ता। कितनी कॉलोनियाँ बना रही हैं? पूरा पाकिस्तान जितनी भी ज़राई ज़मीन है ना, सारी जो ना जिसमें कोई पोटेंशियल था ना जगह का, वो शहरों में जो नज़दीक तरीन शहरों में था, वो सारे का सारा जो ना कॉलोनियाँ बन गया। और ये हाँ, तो मतलब मुझे नहीं समझ लगी ये क्या इसके पीछे लॉजिक था। अच्छा, ये बताएं हुजूर कि ये जो देखें पिछले दिनों में इन्होंने प्राइसेस पेट्रोल की कम की, डीज़ल की कम की, डीज़ल शायद इन्होंने 30 रुपये पर लीटर कम किया, इसी तरह पेट्रोल कम किया गया। लेकिन ये है कि ऐसे महसूस होता है कि हमारे जो हुक्मरान हैं या लॉ एंड आर्डर जो नाफज करने वाले इदारे हैं, उनकी कोई ग्रिप ही नहीं है। तेल महंगा होता है तो किराए बढ़ा दिए जाते हैं ट्रांसपोर्ट वालों की जानिब से। अभी तेल सस्ता हुआ है, किसी ने किराया कम नहीं किया, ना ज़िले इंतज़ामिया, ना सेक्रेटरी रोड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, ना कोई ऐसा इदारा है ही नहीं जो इन शरीफ आदमियों से ये पूछे कि भाई अब तेल की कीमतें कम हुई हैं तो आप भी किराए कम करें। इसी तरह डीसी साहब का लिखा हुआ रेट जो है वो एक बुचर ने अपनी शॉप पे लटकाया हुआ है। उसने लिखा हुआ है कि सरकारी रेट गोश्त का, मटन का 1400 रुपये पर केजी, वो जनाब धड़ल्ले से 2000 में बेच रहा है। तो ये तो वज़ीर आज़म ने आके नहीं सही करना ना, ये तो डीसी ने करना है। लेकिन लोकल इंतज़ामिया भी इस कदर नाअहल है कि किसी चीज़ पर किसी का कोई इख्तियार नहीं, कोई काबू नहीं, कोई ग्रिप नहीं। लॉ एंड आर्डर की सूरत हाल ये है कि इस कदर चोरियां डकैतियां बढ़ती जा रही हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर सक रहा। तो ये भी एक इफ़ेक्ट होता तो है ना जी सनत पे, कि जब सनतें जो हैं वो भी ज़वाल पजीर होती हैं इस तरह के हालात देख के। अगर आपकी लेबर फारग होगी हाँ, तो वो डकैती नहीं करेगी तो क्या करेगी? जैसे आपने ऑयल का ये कहा कि भी रेट कम हुआ है, जी जी, रेट कम तो हो गया, तो उसका जो है ना किसी को उसका फ़ायदा नहीं होता। जो रेट बढ़ गए हैं उसको कंट्रोल तो लोकल इंतजामिया ने करना, इन्होंने नहीं करना, ये रिवर्स ही नहीं करवाते, उसको छोड़ दें। आप पूरे शहर में चले जाएं, आपको पेट्रोल जो है ना बोतलों में
पड़ा हुआ मिलेगा। हाँ कितना डेंजरस काम है हाँ जी हाँ। पेट्रोल पर। अच्छा, पेट्रोल पंप वाले जो है ना, मैं आपको टिप्स पे गिन के बता सकता हूँ कि ये पेट्रोल पंप जो है ना, इसका मेजरमेंट ठीक है, ये मिलावट नहीं करता। सारे टोटल जो है ना, अगर जितने भी आपके पास पेट्रोल पंप है उसमें गिने चुने बंदे हैं कि ये 5 7 10 जो है ना हैं, बाकी तो जो है ना सारे ही उसका पैमाना कम है और मिलावट हो रही। और जितना भी है ईरान से तेल आ रहा है वो सारा इधर बिक रहा है। और कैसे आप जो है ना उसको कम्पीट करेंगे? उसकी प्राइस कुछ और है, इसकी प्राइस कुछ और है, बेच उसी प्राइस पर है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्राइस है। तो इसका और आज तक हुकूमत जो है वो स्मगलिंग नहीं रोक सकी। सर आप देखें ना, स्मगलिंग का एक रेट है, जो जो जहाँ से ट्रक गुजरता है वो अपना हिस्सा दे के चला। और यार मुझे ये बताएं, कौन सी चीज़ है जो आप हमारे जो हम कराने का काम कर रहे हैं वो भी 200 किलो की बेल जो है वो पूरी पूरी स्मगल होकर आ रही है भाया इधर कोयटा साइड से, कोयटा साइड से तफ्तान बॉर्डर की तरफ से इधर उधर आ रही हैं। तो यार कौन पकड़ेगा? किसी की बात करो तो मतलब जो ना वो शोर बढ़ जाता है कि यार ये शोर डाल रहे हैं। वो कुछ तो मुल्क को दो यार, देना भी चाहिए ना। दो तो तब भी काम चलेगा। आपने कौन सा पल्ले से देना है? हमने उसी में से कमा के देना है, उसी का ही पार्ट बनना है। उसकी जब कास्ट निकालेंगे तो उसमें डालेंगे ना, तो वो डालें। ये हमारी बदकिस्मती है कि जिस बंदे को उठा के देख लें, आप देखें कि भी मेटल एक्सपोर्ट हो रहा है, मुल्क की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। सिल्वर भी हो रहा है, तो दूसरा भी हो रहा है, अपना तांबा भी हो रहा है। तो हमारे मुल्क में उसकी प्राइस बहुत हाई जा रही है। किसी यहाँ पे बाहर जो बनती है वो भी तो तांबे की बनती है तो उसकी प्राइस तो ज़ाहिर है कि आप मुल्क का सर मटेरियल जो है वो बाहर के मुल्क में भेज देंगे। चाइना जा रहा है या अमेरिका जा रहा है या इंग्लैंड जा रहा है, तो जा रहा है, उसका क्या बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। ये जितनी देर तक जो ना अपना जो ना एक दूसरे को हम समझेंगे नहीं, उतनी देर तक काम नहीं चलेगा। और ये भी जो आपने बात की है, इसमें हुजूर ये है कि ये गोश्त जो है हमारा हलाल मीट, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है। यार मुझे बताओ ना कि आपके मुल्क की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही और आप एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। और एक्सपोर्ट करने से चंद बंदों को तो फायदा हो रहा है, लेकिन बाकी पूरा मुल्क जो है वो 700-800 रुपये पर केजी गोश्त महंगा खरीद। डॉक्टर साहब आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि इधर से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उधर से हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं। ये जो जितने भी आपके जो ना अपना शॉपिंग मॉल है बड़े बड़े, ये सारा इंपोर्टेड गोश्त बेच रहे हैं। अब ये है कि चूँकि इंपोर्टेड गंदम जो है वो सस्ती जा रही है, तो मुल्क की गंदम जो है ना महंगी जा रही है। तो ये मतलब गरीब आदमी को अगर वो 3000 वाली गंदम जो है वो दे दें तो कितना अच्छा हो। हमारी बदकिस्मती है कि जितनी भी जो अपना फ्लोर मिले हैं उन्होंने गंदम गवर्नमेंट से गंदम ली और लेके उन्होंने गंदम ही बेच दी, उन्होंने क्रश नहीं की। उसी में उसको प्रॉफिट मिल गया, उसको क्या ज़रूरत है मशीन चलाने की? अपना बिजली बचाई, हर चीज़ बचाई, हर सिलसिला। और जो ना मुल्क को हर तरीके से जो ना सारी देखना चाहिए कि हमें यानी आइंदा बजट में आपका ये मशवरा है हुकूमत को कि स्मगलिंग जो है इसके नासूर से भी जान छुड़वानी चाहिए मुल्क की सनत की, क्योंकि स्मगलिंग की जो अशिया जाती हैं वो सारी सर हमारी लोकल जो प्रोडक्शन है उन पे भी तो असरअंदाज होती हैं। आप देखें ना कि एक जज ने जो है जी अपना हाई कोर्ट के किसी जज ने जो है ना, अखबार में मैंने पढ़ा कि उसने कहा कि भी आप गाड़ी जा रही है उसको आप रोक के उसके कागज चेक करने शुरू कर देते हो, क्या है ये स्मगल की गाड़ी है। यार ये क्यों नहीं देखते कि स्मगल हुई कैसे है? आप ये अंदाज़ा करें कि हुई कैसे है। उनको आपने पकड़ के उसको बंद कर दिया तो वो जो ना अपना जिसने निकाली है उसका पता ही नहीं किया। जो स्मगल रसल जो लेके आया, हाँ जी, वो गाड़ियाँ बगैर किसी ब्रेकों के आ रही हैं, हर चीज़ आ रही है। और यार टैंकर आ रहे हैं, 40 फुट का टैंकर जो है वो ऑयल लेके आ रहा है, या मतलब जो ना गैस लेके आ रहा है, LPG लेके आ रहा है, मतलब स्मगल आ रही है, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है।
पीछे मैं एक फिल्म देख रहा था अपना उसमें देख रहा था कि जी आग लगी हुई है, बड़े बड़े कंटेनर पड़े हुए हैं, उसको उठा उठा के आगे पीछे कर रहे थे कोयटा। तो वो किसी ने न्यूज़ मतलब उन्हें नहीं चलाई, सोशल मीडिया पे चल रही थी, यार ये आग लगी हुई है, उसकी बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जितनी देर तक इस मुल्क में स्मगलिंग ख़त्म नहीं होगी उतनी देर तक हमारे मामला ठीक नहीं होंगे। स्मगलिंग का इंतहा है कि किसी मार्केट में चले जाएं, किसी मार्केट में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, हर चीज़ आपको इम्पोर्टेड मिलेगी और स्मगल मिलेगी। वहाँ पे आप छापे मार रहे हैं, वो जो रास्ता जिन्होंने दिया हुआ है उन्होंने, उनका रेट फिक्स है कैसे वो माल निकलना है और बड़ी दलेरी से आते हैं। कोई चीज़ आप खरीद लें पहुँच जाएगी, आपके घर आ जाएगी। ये है कि स्मगलिंग तो इसकी मुल्क की रीढ़ की हड्डी को ना काट गई है, तोड़ गई है। प्यारे ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕ ਸਦਰ ਜਨਾਬ ਸ਼ੇਖ ਮੁਹੰਮਦ ਨਸੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਰਸਰੇ ਇਕਤਦਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੀ ਕਾਇਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਜਾਵੀਜ਼ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਈਆਂ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਵਾਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਈਵਾਨ ਸਨਅਤ ਤੇ ਤਜਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਬਕ ਮੁਹਤਰਮ ਸਦਰ जनाब शेख नौमान सलाहुद्दीन होरां दे नाल, ते उन्हां तो पुछने आ कि आइंदा वफाकी मिज़ानिया किस तरह दा होना चाहिए है, उन्हां दियां की तजावीज़ ते की आरा ने। डॉक्टर साहब, गुजरांवाला चैम्बर को एक लेटर आया जिसके अंदर उन्होंने तजावीज़ मांगी थी, तो हम गुजरांवाला चैम्बर ने बड़ी मेहनत के साथ उनको लिख कर भिजवाई हैं तजावीज़, और जो इनपुट इंडस्ट्री की बेहतरी के लिए हम दे सकते थे वो हमने उनको लिख कर भेजी हैं। लेकिन एक तकलीफ़ तो बात यह है कि इस एक्सरसाइज़ को हर साल दोहराया जाता है जिसमें हम बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन वो तजावीज़ कभी भी हमारी ऐसा नहीं हुआ हमने देखा हो कि वो बजट में आई हों। ऐसे ही आप समझ लें कि 100 में से कोई 1-2 ऐसी चीज़ें होंगी जो हम समझते हैं कि शायद वो हमारी मान ली गई या किसी ताकतवर शख्स की वजह से मान ली गई या किसी और वजह से मान ली गई, अदरवाइज़ 90% जो हैं वो चीज़ें जो है ना वो नहीं मानी जाती। जबकि मैं ये समझता हूँ कि वो बड़ा ही वाज़े और बहुत ही ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं और आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, आपने ये सवाल किया है कि जैसे बजट के हवाले से क्या होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, बड़ी सिंपल सी बातें हैं। आप ऐसे रॉ मटेरियल्स मंगवाएं जो इस मुल्क के लिए अच्छे हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वो रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कर रहे हैं जो सेकंड रॉ मटेरियल्स हैं, हम वो फर्स्ट रॉ मटेरियल की तरफ नहीं जाते। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पर वो ठीक है लेकिन हमें वो चीज़ें बनानी मुश्किल हैं या हमारे फाइनेंसेस उतने नहीं होंगे, जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि हम पॉलिएस्टर मंगवाते हैं चाइना से। ये मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा ये बात ऐसी की है कि पॉलिएस्टर तकरीबन हमें 80% इंपोर्ट करना पड़ता है जी। पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2-3 फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जो पॉलिएस्टर बना रही हैं, जैसे कपड़ा और ये दूसरी चीज़ें बन रही हैं। डॉक्टर साहब, आज तक पॉलिएस्टर को फॉर्म करने की फैक्ट्री इन 3 के अलावा कोई नहीं है। आप अंदाज़ा करें कि कितना हमारा जो है ना वो पैसा बाहर जाता है इंपोर्ट करने में। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि क्यों वो ऐसे प्लांट यहाँ नहीं लगते। आप ये देखें, सदियों, ये साल से हम जो है ना वो मंगवा रहे हैं, लोहे के कॉइल्स बाहर से मंगवा रहे हैं, वॉशिंग मशीन की शीट्स बाहर से मंगवा रहे हैं। वो हमारे पास भी माइंस हैं यहाँ पे जी। आज तक कभी उस तरफ हम नहीं गए। यानी हम ऐसी चीज़ों की तरफ जाते एक वाहिद हमारे पास जो मिल है जी, वो भी बंद पाकिस्तान पड़ी, स्टील मिल, वो भी बंद पड़ी है। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब एक और बात है, मैं टेक्सटाइल से बिलोंग करता हूँ और टेक्सटाइल को समझता भी हूँ। टेक्सटाइल को ही हमने फोकस किया हुआ है कि हर वक्त जो है ना हमने वो टेक्सटाइल को ही प्रमोट करना है। टेक्सटाइल एक बड़ी अच्छी लाइन है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहूँगा डॉक्टर साहब कि हमें चाहिए कि हम उन चीज़ों में भी जाएं जो हाईटेक इंडस्ट्री है, यानी सर्जिकल है, उसमें हम ज़रूर काम कर रहे हैं, लेकिन सर्जिकल के अंदर भी बड़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत है। फिर आप ऐसे हैं एरोनॉटिक्स के जो पुर्जे हैं जो एक्सपोर्ट हो सकते हैं। मेडिसिन है डॉक्टर साहब, इस पाकिस्तान के अंदर मैं आपको बताऊं कि
पाकिस्तान से जो चीज़ हमें 100 रुपये की मिलती है वो बांग्लादेश या किस तरह के कंट्रीज से हमें पाकिस्तानी रुपीज़ में 50 रुपये की मिल जाएगी पाकिस्तानी रुपये में। तो हम इस तरफ क्यों नहीं जाते? हम इस तरफ क्यों नहीं जाते कि हम अच्छे कंप्यूटर्स बना लें, हम अच्छे सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर लें, हम हमारे ये बड़ी अच्छी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी चीज़ बनेगी लेकिन वैल्यूडेशन में जाएगी। लेकिन डॉक्टर साहब वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम लोग आसानी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि इंडस्ट्री चलाना यहाँ पर मुश्किल हो गया है। मैं आपके तवज्जो से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कंसिस्टेंस ऑफ पॉलिसीज़ दें ये अपने बजट के अंदर। आप ये देखिए कि किसी भी चीज़ की प्राइस आज कुछ है कल कुछ है, आपको नहीं अंदाज़ा। इसकी रीज़न ये है कि आज डॉलर कुछ है कल डॉलर कुछ है। तो सारे इंपोर्टर्स यही कोशिश करते हैं या जो भी आदमी माल बेच रहा है कि वो एक कंटेनर के अंदर से या एक डील के अंदर ही वो सारा नफ़ा निकाल ले। आज आप स्टेबिलिटी ले आएँ, ये जो महंगाई का ज़ोर है ये कम होना शुरू हो जाएगा। अभी आपने फरमाया कि हम हाई टेक जो है इंजीनियरिंग या उसकी तरफ क्यों नहीं जा रहे, या आपने ये भी फरमाया कि हम आईटी में क्यों नहीं जा रहे, मेडिसिन की आपने एग्जांपल दी। तो ये है कि ये इंडिविजुअली तो हमारा कोई भी सनतकार भले उसके पास जितने मर्जी पैसे हों वो खुद से उठ के तो नहीं ना जी इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा सकता कि हाई टेक इंजीनियरिंग। इसमें ये बताएं ना मेरे आका कि बजट आ रहा है, गवर्नमेंट पैटर्नाइज क्यों नहीं करती हमारे इन लोगों को? पैसे मेरे पास हैं, मैं हाई टेक जो है वो लगाना चाह रहा हूँ एक यूनिट, तो गवर्नमेंट को क्या इस बजट में करना चाहिए ये बताएं ना। खुद से उठ के हमें तो एक कनेक्शन लेना हो ना मेरे आका। ये ऐसा प्यारा पाकिस्तान है हमारा देश कि आपने एक जगह पे इंडस्ट्री लगा ली है, आप वहाँ पे टेलीफोन का कनेक्शन नहीं लोकल लगवा सकते, उसके लिए भी वो रखने खड़े कर देते हैं, नहीं जी ये तो अलग से लाइन बिछानी पड़ेगी ये तो। हालांकि एक बंदा जब एक प्रोडक्शन यूनिट बना रहा है जिसने 500-700 बंदों को रोज़गार देना है, उसके लिए अलग से भले इनको डालनी पड़े, ये डालें लाइन। मुझे याद है कि सियालकोट से 10-15 किलोमीटर बाहर हिलब्रो इंटरनेशनल फैक्ट्री लगाई गई, सर्जिकल का पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूनिट है। तो उन्होंने फैक्ट्री लगा ली और कोई 5 साल फैक्ट्री को फंक्शनल हो चुके थे, लेकिन उनका पीटीसीएल का लोकल नंबर नहीं लगा हुआ था, वो मोबाइलों पे चल रहे थे। तो ये जो गवर्नमेंट की तरफ से इदारे जो हैं वो नित नए टैक्स तो लगा देते हैं। अब चेक एंड बैलेंस जो है वो भी लगा दिया बड़े यूनिटों में, और टैक्सेस ऐसे लगाते हैं कि जो लगने ही नहीं चाहिए वो लगवाते रहते हैं, लेकिन उसको फैसिलिटेट क्यों नहीं करते? डॉक्टर साहब मैं आपसे यही कहूँगा कि इस बजट के अंदर मेरी रिकमेंडेशंस में कुछ रिकमेंडेशन ये भी है कि ये जेवीज़ को प्रमोट करें, यहाँ पर कोई आदमी इन्वेस्टमेंट लेकर आए उसको हाथों पे लाएं, उसकी इज़्ज़त करें। यहाँ पर इज़्ज़त उसको मिलती नहीं है, जिसकी वजह से लोग यहाँ आने से कतराने लग जाते हैं। जो लोकल इंडस्ट्री है वो बंद होने लग गई है। तो बाहर से किसी ने आना है तो उसके लिए अगर फॉर एग्जांपल को फॉरेनर हम लेकर आते हैं, हम बाहर से एम्प्लॉई लाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी के लिए, डॉक्टर साहब उसके तो वो डॉक्यूमेंट्स ही सीधे नहीं होते, कभी फ़लाने थाने से सीधा कराओ कभी फ़लाने थाने से सीधा कराओ। तो जो बंदा आ रहा है ज़ाहिर बात है वो वीज़ा लगवा कर आया, और एक इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री अपने लेटर पैड पे वो मुतलका थाने को या अपने एरिए को लिखती है तो उसके आदमी आएँ और हम अब कहें कि आपकी मेहरबानी, आपने यार ये काम किया है और आपने मुल्क के लिए किया है। आप मुझे बताएं डॉक्टर साहब, पैसा कमाना जो है वो तो चले एक बिजनेसमैन का काम है, लेकिन इस पैसे के साथ जो रोज़गार मिलना है लोगों को, किसने नौकरियां देनी है? कभी किसी का बयानिया है करोड़ों की नौकरी, किसी का बयानिया है फ़लानी। मुझे आप बताएं कैसे ये नौकरियां एक बिजनेसमैन ने देनी है? पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, बैकबोन ऑफ द इकॉनमी जो है डॉक्टर साहब मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग, आप मैन्युफैक्चरिंग करें, आप कोई बाहर से कोई चीज़ मंगवा सकते हैं। आप मैन्युफैक्चरिंग करें तो लोग आपको पहचानेंगे। आपने इंपोर्ट ही करनी है तो फिर आपने डॉलर ही देने, अंडर इनवाइसिंग भी होनी है, आपकी स्मगलिंग भी होनी है, आपके 100 चैनल ऐसे हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज़ के अंदर जब भी जो भी देखा है, लेकिन अब उसको रिक्वेस्ट है कि वो ये देखे कि वो इंडस्ट्री को प्रमोट करने का सोचे, अपनी यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ दे दे, अपने टैक्सेस का निज़ाम सीधा करे। टैक्सेस इतने मुश्किल हैं
कि मैंने आपका टैक्स जमा कराना है, मैं आपका टैक्स क्यों जमा कराऊँ डॉक्टर साहब? आप अपना टैक्स खुद जमा कराएं, मुझे मेरा जमा कराने दें जी। आपने मुझसे कोई चीज़ लेनी है, मैं आपका विदहोल्ड काटूंगा, मैं आपके टैक्स जमा करा के आपको रसीद दूँ, ये मुझे किस मुसीबतों में डाला हुआ? भाई आपने मेरे से टैक्स ले लिया है, उसके बाद अगर मैं वैल्यू एडिशन कर रहा हूँ, फिर मेरे से उस वैल्यू एडिशन का आपने टैक्स ले लिया, ओके, मैं लोगों के टैक्स काट के जमा कराता फिर रहा हूँ। फिर उसके बाद जब दिल चाहता है ऑडिट निकल आता है, एक आज ऑडिट निकला है, वो पिछले 5 साल का निकला है जी, लें जी अब 5 साल के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करें, फिर पता चलता है कि 2 महीने बाद या साल बाद या वो आपका फिर एक नया ऑडिट निकला है। ये चीज़ें आसान की जाएँ। हमारी एक्सपोर्ट को अगर ये चाहते हैं तो एक्सपोर्ट के अंदर वो एनवायरनमेंट क्रिएट करें, इन्वायरमेंट के। और मैं समझता हूँ कि इतने कैपेबल लोग बैठे हैं ऊपर जो सिस्टम को समझते हैं, लेकिन आसान करें, ये आसान करना ज़रूरी है। और ये डॉक्टर साहब लास्टली मैं आपको एक ये भी इस बात में ऐड करूँगा कि पिछले कोई 15-20 सालों से हम प्लाट सिस्टम, जगह सिस्टम में चले गए हैं, जो कि बहुत बड़ा डिज़ास्टर था और जिसका डिज़ास्टर आज नज़र आ गया, क्योंकि आसान बनी थी। लाख रुपए की चीज़ खरीदी, 2 लाख की होगी, करोड़ की खरीदी, 5 की होगी, 5 की खरीदी, 15 की होगी, तो किसने इंडस्ट्री लगानी? इंडस्ट्री में तो आपने आहिस्ता आहिस्ता चलना है, आपने ग्रो करना है, आपकी जो ग्रोथ है वो इसी तरह होनी है। अब जो डॉलर्स हैं उनके जब जंप लगे हैं तो कुछ लोग अनहेल्दी किस्म के रिच हो गए हैं, चलें वो एक अलग बात है, लेकिन इम्पोर्टर्स जो हैं जो यहाँ पर उन फैक्ट्रीज़ को दे रहे थे, उनमें से कुछ अनहेल्दी रिच हुए हैं क्योंकि उनके पास भी पुराने थे, और कुछ बिल्कुल फारग हो गए हैं। एक मैं और वेरी इंपॉर्टेंट बात करूंगा, जैसे पीछे हमारी इंपोर्ट बैन होगी, सीएडी बेसिस पे डॉक्यूमेंट थे, कूपन डॉक्यूमेंट थे, एलसीज के बगैर थे, और सब ये सिस्टम एक चल रहा था, इससे बहुत से लोगों का नुकसान भी हो गया। क्या इनको पता नहीं था कि हम डिफ़ॉल्ट पे जा रहे हैं? क्या इनको पता नहीं था डॉलर की कमी हो रही है? तो 2-4 महीने का ये टाइम देते कि भाई 4 महीने के बाद ये सिस्टम के मुताबिक सिर्फ माल आना है, अदरवाइज़ फारग है। डिटेंशंस, डैमरेजेस, इस तरह के दूसरे लवाजमात हैं, बेइंतहा पड़े हैं, लोग डिफ़ॉल्ट कर गए। तो हमारी आपने फरमाया कि सनतकार हमारा जो है, जो हमारा एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो इंडस्ट्री लगाता है, वो प्राइवेट सेक्टर में लोगों को नौकरियां तो देता है, लेकिन सर इसके साथ साथ हमारा कौमी खजाना भी तो वही लोग भर रहे हैं ना डॉक्टर साहब। हमारी यहाँ टैक्सेस पर वही दे रहे हैं। 25 करोड़ की आबादी है, ये 25 करोड़ की आबादी बड़ी आबादी होती है। हाँ, हमारी इंटरनल इकोनॉमी ही बड़ी स्ट्रांग हो सकती है जी। हम अगर इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लें तो हमारी अपनी इकोनॉमी के अंदर ही इतनी कैपेसिटी है कि हम इसके अंदर से ही रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जी। लेकिन आप ये देखिए कि हमने एक सतह गुर्बत से नीचे लोगों को फेंक दिया है। आपके अच्छे अच्छे जो बिजनेसमैन लोग हैं, आपका ब्रेन ड्रेन होने लग गया है, आपके बहुत से बिजनेसमैन बाहर शिफ्ट हो रहे हैं, अपना पैसे शिफ्ट कर रहे हैं। ये कौन चलाएगा मुल्क बाद में? यानी तो क्या ये सच है जी कि जो बंदा पाकिस्तान को छोड़ के जाके बांग्लादेश में लगा रहा है इंडस्ट्री, तो कहते हैं कि वो वहाँ की हुकूमत उसे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है? डॉक्टर साहब ये दुरुस्त बात है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान के अलावा सारे लोगों को एक बिजनेसमैन की कदर है। बांग्लादेश हमसे कब आज़ाद हुआ आपको भी पता है, वहाँ पर आबादी किस तरह की है आपको पता है। लेकिन ये भी वेरी ट्रू है कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट आज हमसे बहुत ज़्यादा है। बांग्लादेश में जो एक ऑफिसर है या एक उनका जो मिनिस्टर है, यहाँ पर तो एक मिनिस्टर ही मान ही डॉक्टर साहब, उसके पीछे तो 4 गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल का इतना ज़िया है, 4 गार्ड चल रहे हैं। आप उसको मिलें, वो सड़क पर पैदल चलता नज़र आएगा। आप देख लें, आप यहाँ के किसी डीसी को मिलना हो, आपने किसी यहाँ के किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को मिलना है, किसी ब्यूरोक्रेट को मिलना है, आप मिल ही नहीं सकते। डॉक्टर साहब ये जो हमारा सिस्टम है ना, VIP सिस्टम, इसको कम करें। एक मिनिस्टर जाता है, 4 गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारा ज़िया हो रहा है। इन चीज़ों की तरफ कोई नहीं आता। करप्शन के ऊपर लाएं अपनी यूनिफॉर्म पॉलिसीज़। बात हमारी चूँकि बजट की हो रही है, थोड़ा सा टॉपिक हट गया है। ये वो चीज़ें हैं जो एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं। ये एक दूसरे, बहरहाल बजट के ऊपर हम आते हुए दोबारा ये बात करते हैं, बजट बिजनेस फ्रेंडली लाएं, टैक्सेस को कम करें, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ दें, बिजली के जो टैरिफ हैं उसको उनके अंदर सेटल करें। ये जो बांग्लादेश और दूसरे मुल्क हैं, इनका मैं समझता हूँ ये कुछ भी हैं। आप समझते हैं कि चाइना से माल आए, पाकिस्तान सस्ता बिक जाए? चाइना हमसे महंगा है, हम सस्ते हैं, लेकिन हमारी बिजली महंगी, हमारी बाकी चीज़ें महंगी,
हम कभी इसमें फंस जाते हैं, ये अफ़गानिस्तान से स्मगलिंग में फंस जाते हैं, हम कभी वहाँ से फंस जाते हैं, आपके ईरान के बॉर्डर से फंस जाते हैं। सबको पता है स्मगलिंग हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अपनी चीज़ों को हम कंट्रोल करें, अपने बजट को हम सीधा करें, दोस्त फ्रेंडली बनाएं, यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ दें और उन पर स्ट्रिक्ट रहें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। देयर इज़ नेवर टू लेट। ਮਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਸਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਤਰਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੌਮੀ ਬਜਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਉਣ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਘਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ। ਇੱਕ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਤਅਯਸ਼ ਨਾ ਸਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਸੂਦਾ ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਦਾਰੂ ਲੈ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਬੀਵੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ओ चल